हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। आज है 17 दिसंबर 2022 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली हेडिंग हम ले रहे हैं, भुट्टो के बिगड़े बोल पर भारत ने पाक को दिखाया आईना। अब ये दैनिक जागरण ने सबसे मेन हेडिंग के तौर पर इसको यानी प्रकाशित किया है। तो ये मैटर देख लेते हैं कि क्या है। देखिए, इसमें जो पाकिस्तान के विदेश मंत्री हैं बिलावल भुट्टो, उन्होंने जो भारत के प्रधानमंत्री हैं उनकी तुलना ओसामा बिन लादेन से की है और उनकी विदेश नीतियों को, भारत के प्रति नीतियों को और जम्मू कश्मीर के लिए जो 370 हटाने की नीति थी उसको लेकर उन्होंने उन्हें ओसामा बिन लादेन की संज्ञा दी थी। हालांकि ये सारा जो प्रकरण है वो इसलिए माना जा रहा है क्योंकि यूएनएससी में जिस तरीके से भारत ने पाकिस्तान को धोया है, यानी भारत के जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, उन्होंने जिस तरीके से पाकिस्तान को आतंकवाद के मुद्दे पर धोया है, उसकी वजह से बिलावल भुट्टो के ये जो बिगड़े बोल हैं वो निकले हुए हैं। उसके बाद सूचना जो और प्रसारण मंत्री जो हमारे अनुराग ठाकुर हैं, उन्होंने बताया कि आज ही के दिन 1971 में पाकिस्तान को भारत के हाथों करारी हार मिली थी, जिस समय उनके नाना प्रधानमंत्री थे और उन्हें उस समय रोना आ रहा था। उसी का ये परिणाम है कि आज बिलावल भुट्टो रो रहे हैं और पाकिस्तान की छवि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर क्या है वो भारत कई बार पाकिस्तान को आईना दिखा चुका है। और यूएनएससी पर जो ये आतंकवाद को लेकर जितने भी सम्मेलन हुए थे उसमें कहीं ना कहीं भारत ने पाकिस्तान को आईना दिखाने की कोशिश करी है और ये भी बोला है कि किस तरीके से अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान में घुसकर मारा था। उसके बाद भारत ने आतंकवादियों के जो कैंप थे उनको सर्जिकल स्ट्राइक के तहत नष्ट किया था। तो कोई भी पाकिस्तान को पाकिस्तान में घुस के मार सकता है, ये उन्होंने जरूर इसमें बताया है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं कि फ्रांस के दूतावास से जारी हो रहा था फर्जी वीज़ा। सीबीआई ने 6 जगहों पर छापेमारी करी है। तो यहाँ पर जो फ्रांस का दूतावास है उसके 2 कर्मचारी इसमें लिप्त पाए गए हैं। ये 2 कर्मचारी हैं शुभम शौकीन और आरती मंडल। इन्होंने क्या किया कि पंजाब के 3 लोगों को वीज़ा जारी किया जो कि बेरोजगार थे और अनपढ़ भी थे, यानी कि ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे और किसान वगैरह थे। तो उससे शक और गहरा हुआ। तो ये अब और जांच की जा रही है कि कहीं इन्होंने फर्जी वीज़ा तो जारी नहीं कर दिया है, क्योंकि दूतावास से जो वीज़ा जारी होता है उसकी मान्यता 100% मानी जाती है। अब यहाँ पर जो एफआईआर दर्ज किया गया है उसके बाद जो 6 जगहों पर छापेमारी की गई है उसमें दिल्ली, पटियाला, गुरदासपुर और जम्मू कश्मीर, कुल मिला के 6 स्थान थे जिस पर छापेमारी की गई है। अब इसमें पंजाब गवर्नमेंट को और इसमें सहयोग देने के लिए कहा गया है कि आप इसमें और सहयोग करिए और उन लोगों का पता लगवाइए जिन्होंने अभी वीज़ा जारी किया है। अब यहाँ पर फ्रांस के साथ ऐसी घटना दूतावास से हुई है तो फ्रांस भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। फ्रांस के बारे में जान लीजिए, कुछ 3 पॉइंट हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। फ्रांस के साथ हमेशा ही भारत के संबंध अच्छे रहे हैं, चाहे राजनीतिक हों चाहे रक्षा क्षेत्र में हों। आपको पता होना चाहिए कि भारत और फ्रांस की थल सेनाएं एक दूसरे के साथ शक्ति सैन्य अभ्यास करती हैं। वायुसेना भारत और फ्रांस की गरुण सैन्य अभ्यास करती हैं और भारत और फ्रांस की नौसेना वरुण सैन्य अभ्यास करती हैं। आपको ये भी पता होगा कि जो फ्रांस है वो पश्चिमी यूरोप का एक देश है, पेरिस इसकी राजधानी है, यूरोपीय संघ का सदस्य है फ्रांस, तो इसकी करेंसी होगी यूरो। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। कोलोजियम मामले में सरकार को राजद का साथ तो मिलना ही था, क्योंकि यहाँ पर जब अपने हित की बात होती है तो सारे नेता एक साथ हो जाते हैं। वही कुछ यहाँ पर भी हुआ है। कोलोजियम नीति के बारे में आपको वीडियो में कई बार बताया गया है और फिर मैं बता देता हूँ कि कोलोजियम नीति मतलब पहलवान का बेटा पहलवान ही बनेगा। उसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई, जैसे कि अभी यूयू ललित थे, उन्होंने डीवाई चंद्रचूड़ का नाम सजेस्ट किया था। अगर केंद्र सरकार इनके नाम की सिफारिश को ना मानती और वापस कर देती तो दोबारा यूयू ललित इसको केंद्र सरकार के पास भेजते और जब दोबारा इसे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा चीफ जस्टिस के द्वारा, वर्तमान चीफ जस्टिस के द्वारा केंद्र सरकार को भेज दिया जाता तो केंद्र सरकार बाध्य हो जाती इस कोलेजियम नियम को, प्रणाली को, नाम को मानने के लिए।
तो ये एक तरीके से जो कानून मंत्री हैं किरण रिजिजू, उन्होंने एक मीटिंग में इसका विरोध किया था। उन्होंने कहा था कि ये जो प्रक्रिया है कोलेजियम, उसकी वजह से कई जो प्रतिभावान जज हैं ना तो वो हाई कोर्ट में आ पाते हैं और ना सुप्रीम कोर्ट में जा पाते हैं, क्योंकि ये ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जो चीफ जस्टिस होते हैं वो ही नामों का निर्धारण करते हैं। तो इसको सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस हैं या फिर जो सीजेआई हैं, DY चंद्रचूड़, उन्होंने भी कोर्ट किया कि ये सरकार उन्हें ये ना बताए कि सुप्रीम कोर्ट को कैसे कार्य करना है। तो ये एक टकराव की स्थिति चल रही है जिसमें जो विपक्ष है वो भी कहीं ना कहीं सरकार के साथ आती दिख रही है कि कोलेजियम नीति को बदला जाए। और आप कोलेजियम नीति के बारे में क्या जानते हैं और क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। पुतिन से बोले मोदी, वार्ता और कूटनीति से ही निकलेगा रास्ता। अब देखिए, फरवरी में लगभग 1 साल हो जाएगा जब रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है। पिछले फरवरी 2022 से चल रहा है और फरवरी 2023 में 1 साल हो जाएगा। यूक्रेन भी पीछे नहीं हट रहा है और रूस यूक्रेन को सबक सिखाने में जुटा हुआ है। मामला क्या था? मामला ये था कि यूक्रेन नाटो का सदस्य बनने वाला था और रूस ये नहीं चाहता था कि यूक्रेन यानी उसका पड़ोसी देश नाटो का सदस्य बने। इसकी वजह से ही यूक्रेन को भी उकसाया गया। उसमें हुआ क्या कि अमेरिका, फ्रांस और जितने देश हैं नाटो के जो देश हैं, उन्होंने यूक्रेन को समर्थन किया कि आपको दबना नहीं है, हम आपको सदस्य बनाएंगे। हालांकि वो साथ जो है वो इस टाइम इस तरीके से दे रहे हैं कि हथियार सप्लाई कर रहे हैं यूक्रेन को। सेना इसलिए नहीं भेज सकते क्योंकि नाटो जो है वो सैन्य संगठन है। अगर नाटो के किसी देश पर हमला होता है तो वो हर देश पर, यानी कि जो 30 कंट्री हैं, किसी एक पर भी हमला होता है तो वो 30 ये मानते हैं कि सभी कंट्रीज पर हमला हुआ है, तो सैन्य संगठन एक हो जाता है और विपक्ष पर यानी दूसरे देश पर आक्रमण बोल देता है। लेकिन नाटो हालांकि सदस्य नहीं बना था, सिग्नेचर नहीं हुए थे, इस वजह से सिर्फ हथियारों की सप्लाई की जा रही है। रूस इस वजह से भी पश्चिमी देशों को क्रूड ऑयल यानी कच्चा तेल सप्लाई करने में मनमानी कर रहा है और भारत लगातार सस्ती दरों पर रूस से कच्चा तेल खरीद रहा है, जिसका अमेरिका, फ्रांस, इटली, कई देश जो हैं विरोध कर रहे हैं। लेकिन भारत के संबंध रूस से अच्छे हैं और इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बार बार बोला है कि ये युग युद्ध का नहीं, बातचीत का है। बातचीत से विकास के रास्ते को अपनाया जा सकता है और आगे बढ़ा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। अब नेक्स्ट न्यूज है, भारत के साथ कई देश एफटीए करने के लिए उत्सुक। एफटीए मतलब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, मुक्त व्यापार समझौता। आपको पता होगा कि मई में संयुक्त अरब अमीरात के साथ भारत ने एफटीए किया। उसके बाद 29 दिसंबर जो आने वाली है उसमें ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत एफटीए लागू कर लेगा। ब्रिटेन के साथ एफटीए लागू होने वाला था लेकिन वहां पर गवर्नमेंट चेंज हुई। उसके बाद फिर लीजा ट्रस्ट ने इस्तीफा दिया। उसके बाद ऋषि सुनक प्रधानमंत्री बने हैं, लेकिन ऋषि सुनक ने ये आह्वान किया है, यानी ये बोला है कि भारत के साथ ब्रिटेन एफटीए करेगा तो एक कंट्री और जुड़ जाएगी जिसके साथ भारत एफटीए करेगा। यूरोपियन देश, खाड़ी देश और कनाडा के साथ बातचीत चल रही है। ब्रिटेन के साथ आपको पता ही है बातचीत चल रही है। इससे क्या होता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से कि जो आयात और निर्यात है वो सस्ती दरों पर होने लगता है, जिससे लोगों को, देश के लोगों को काफ़ी चीज़ें जो इंपोर्ट की जाती है उसको सस्ती दरों पर उपलब्ध कराने में सरकार को सहूलियत होती है। जैसे कि सूती वस्त्र हो गए, वियतनाम से सूती वस्त्र का एफटीए किया जा रहा है, बांग्लादेश के साथ भी किया जा रहा है, कई देशों के साथ एफटीए हो चुका है और कई देशों के साथ ये क्रम में है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक न्यूज़ है कि शीत अवकाश पर नहीं बैठेगी कोई पीठ। हालांकि जो मैंने टकराव की बात करी थी उसी पर है ये न्यूज़, क्योंकि जो कानून मंत्री हैं किरण रिजिजू, उन्होंने बोला था कि जो शीतकालीन छुट्टियां होती हैं कोर्ट में वो काफ़ी लंबी होती हैं, जिससे मामले और लंबित पड़े रहते हैं। और यहाँ पर बताया भी जा रहा है कि 5 करोड़ लगभग लंबित मुकदमों की संख्या होने जा रही है। लेकिन सीजेआई ने स्पष्ट कर दिया कि जो शनिवार से यानी कि कल से, जो यानी आज से जो छुट्टियां हो गई हैं 19 दिसंबर से 1 जनवरी तक शीर्ष अदालत में कोई भी कार्रवाई नहीं होगी। ये शीतकालीन छुट्टियां मानी जाएंगी। लेकिन अगर कोई बहुत ज़रूरी मैटर आता है तो वो सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार के पास जाता है, वेकेशन
रजिस्ट्रार के पास जाता है और उसकी गंभीरता को जांचता है रजिस्ट्रार, और अगर मामला ज़्यादा गंभीर है तो वो सीजेआई के पास जाता है और सीजेआई मामले की गंभीरता को देखते हुए विशेष पीठ का आयोजन कर सकते हैं। ये प्रावधान है कानून में। तो उन्होंने जो सीजेआई हैं डीवाई चंद्रचूड़, उन्होंने कानून मंत्री की इस बात को पूरी तरीके से खारिज कर दिया कि शीतकालीन की छुट्टी कोर्ट में नहीं होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। यहां पर एक न्यूज है कि स्वदेश निर्मित आईएनएस मोरमुगाओ कल नौसेना में हो जाएगा शामिल। देखिए, स्वदेश निर्मित मिसाइल विध्वंसक आईएनएस मोरमुगाओ को रविवार को भारतीय नौसेना में शामिल किया जाएगा। नौसेना के अनुसार यह युद्धपोत सेंसर, आधुनिक रडार और सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल और सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल जैसी हथियार प्रणाली से लैस है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मुंबई में 163 मीटर लंबी और 17 मीटर चौड़ाई वाले इस युद्धपोत का जलावतरण करेंगे। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं, जो है बिजनेस पेज से, कि चालू वर्ष की तरह ही होगा आगामी बजट। देखिए, आगामी जो बजट है जो 1 फरवरी को पेश होने वाला है वो भी चालू वित्त वर्ष के बजट की तरह ही होगा। मतलब आगामी बजट में भी सरकार का मुख्य फोकस सार्वजनिक पूंजीगत खर्च पर होगा ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो और उससे रोजगार निकले और अर्थव्यवस्था में मांग भी बनी रहे। चालू वित्त वर्ष 2022-23 के लिए इस साल के बजट में सार्वजनिक पूंजीगत खर्च के तौर पर 7.5 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया गया, जो कि पिछले वित्त वर्ष यानी 2021-22 की तुलना में 35.4% अधिक है। पिछले वित्त वर्ष में इस मद में 5.5 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया गया था। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 1 फरवरी को बजट पेश किया जाएगा। यह मोदी सरकार यानी मोदी 2.0 सरकार का 5वां और आखिरी पूर्ण बजट होगा, इसलिए इस बजट को चुनावी बजट के रूप में भी देखा जा रहा है। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं कि बायोफ्यूल का अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाएगा भारत। देखिए, भारत वैकल्पिक ईंधन क्षेत्र में एक और अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाने की कोशिश में है। इस बार भारत बायोफ्यूल के उत्पादक और खरीदार देश का संगठन बनना चाहता है। यह जानकारी पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने यहां इंडिया एनर्जी वीक 2023 के संबंध में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। पुरी ने कहा कि भारत वर्ष 2024-25 तक 1000 करोड़ लीटर बायोफ्यूल बनाकर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक बनने को तैयार है। उन्होंने बताया कि G20 की अध्यक्षता करते हुए भी भारत यह कोशिश करेगा कि बायोफ्यूल को लेकर एक विस्तृत अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का रोड मैप तैयार करे ताकि दुनिया एक स्वच्छ ईंधन की तरफ तेजी से बढ़ सके। नेक्स्ट न्यूज है, चीन की चुनौती से निपटने को तैयार अमेरिका, रक्षा खर्च में रिकॉर्ड वृद्धि। देखिए, अमेरिकी सीनेट ने 858 अरब डॉलर के रिकॉर्ड वार्षिक रक्षा खर्च विधेयक को मंजूरी दे दी है। यह राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रस्ताव से 45 अरब डॉलर अधिक है। इसमें चीन से अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा को चुनौती से निपटने के लिए अरबों डॉलर का प्रावधान किया गया था। इसके साथ ही भारत से रक्षा संबंधों को मजबूत करने पर जोर दिया गया है, जिससे रूस निर्मित सैन्य उपकरणों पर भारत की निर्भरता को कम किया जा सके। अमेरिकी उच्च सदन सीनेट में राष्ट्रीय रक्षा प्राधिकरण एक्ट के पक्ष में 83 वोट पड़े, जबकि विपक्ष में 11 वोट पड़े। विधेयक प्रतिनिधि सभा से पहले ही पारित हो चुका है। एनडीएए के वित्तीय वर्ष 2023 के लिए प्रस्तावित रक्षा बजट में सैनिकों के लिए 4.6% वेतन वृद्धि, हथियारों, जहाजों और विमानों की खरीद शामिल है। पृथ्वी पर मौजूद जल के सर्वे के लिए निकला सैटेलाइट। अमेरिका में शुक्रवार सुबह धन कुबेर एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स का रॉकेट अमेरिका और फ्रांस के सहयोग से बने सैटेलाइट को लेकर रवाना हुआ। एसयूवी कार के आकार का यह सैटेलाइट दुनिया भर के जल स्रोतों की जानकारी एकत्रित करेगा। पृथ्वी की सतह पर मौजूद जल का यह पहला सर्वे होगा। इसके नतीजे को पर्यावरण में हो रहे बदलाव को समझने के लिए अहम माना जा सकता है। सरफेस वाटर एंड ओशियन टोपोग्राफी नाम का यह सैटेलाइट मस्क की कंपनी ने फॉल्कन 9 बूस्टर के जरिए अंतरिक्ष में भेजा है। नासा की जेट प्रोपेशनल लेबोरेटरी व फ्रांसीसी CNES में बने सैटेलाइट की लॉन्चिंग लॉस एंजल्स से 260 किलोमीटर दूर कैलिफोर्निया के समुद्री तट पर स्थित वोडनबर्ग स्पेस फोर्स बेस से हुई है। चलिए नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं।
भारत और नेपाल की सेनाओं ने संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण शुरू किया। तो अगर आपसे क्वेश्चन में पूछता है कि सूर्य किरण सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच होता है, तो भारत और नेपाल। भारत और नेपाल के बीच शुक्रवार को संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास का 16वां संस्करण शुरू हुआ। इसमें दोनों देश आतंकवाद रोधी सैन्य कौशल के साथ साथ आपदा प्रबंधन व जंगली क्षेत्रों में युद्ध के संकेत सैद्धांतिक और व्यवहारिक अनुभव साझा करेंगे। नेपाल भारत सीमा के पास लुम्बिनी जोन के रूपनदेही जिले के सालडंडी में हो रहे सूर्य किरण सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास में भाग लेने के लिए भारतीय सेना की एक टीम बुधवार को नेपाल पहुंची थी। चलिए, तो ये आज का यानी 17 दिसंबर 2022 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।